बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रीम लाइन क्या है, उसकी एग्जांपल देखी थी हमने 2D के अंदर। आज हम एग्जांपल देखते हैं कि 3D के अंदर हमारे पास एग्जांपल किस तरह से होगी। एग्जांपल है स्ट्रीम लाइन की। द वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर अ certain three dimensional या 3D incompressible flow field are given by u is equal to ax, v is equal to ay and w is equal to minus 2az, where a is a constant, a आपके पास कांस्टेंट है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीम लाइन, फाइंड द इक्वेशन of the stream line passing through the point 1 1 1। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स गिवन है इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड के अंदर u v w। हमने इसमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन फाइंड करनी है। जब आंसर आ जाएगा उसमें हमने पॉइंट जो हैं वो x y z 1 1 लेने हैं। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन हमारे पास होती क्या है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन 3D इज क्या थी हमारे पास, dx ओवर u, dy ओवर v, dz ओवर w। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि dx dy के साथ ले लें। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज dx ओवर u की वैल्यू हमारे पास है ax, dy ओवर v की वैल्यू हमारे पास है ay, इज इक्वल टू dz, w हमारे पास है माइनस 2az। अब आप देखें तीनों इक्वेशन में a सब में सेम है, तो ये a कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इन तीनों को सॉल्व करना है। तो ये तीनों एट अ टाइम सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई सी भी दो इक्वेशन, यानी पहले दो ले सकते हैं, फर्स्ट टू ले सकते हैं, सेकंड थ्री ले सकते हैं, या फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हैं। कोई भी दो को लेके हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज ये इक्वेशन अब इस तरह से आ गई कि dx ओवर x, dy ओवर y, dz ओवर माइनस 2z। तो अब हम इस इक्वेशन को पार्ट्स बना लेते हैं। इसमें हम इस तरह से लिखते हैं इसको कि हमारे पास dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर y है, और हमारे पास dy ओवर y इज इक्वल टू dz ओवर माइनस 2z है। अब इसको आप सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो 1 ओवर वाई की और 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है नीचे लोग ऑफ एक्स होती है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर की थी, और ये लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो इसका आंसर हमारे पास आया था y/c(x). तो यहाँ पे मैं c को c1 का नाम दे देता हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल की थी, तो उसमें इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं y और z के लिहाज से। यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं इसकी। तो 1 ओवर वाई की क्या होगी, 1 ओवर वाई इंटेग्रल डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 2 बाहर ले लें, इंटेग्रल 1 ओवर जी डी जी। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज तो 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई। ये आपके पास 1 ओवर माइनस 2, जी की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ जी, और साथ में हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि नेचर लॉग में सारे तो नेचर लॉग c2 ले लेते हैं, क्योंकि c1 हमने पहले लिया हुआ है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये -2 आपका डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा,
-2 को उधर ले जाएं तो आपके पास इक्वेशन इजी बन जाएगी। तो यहाँ से ये 1 बाई -2 ख़त्म हो जाएगा। अब आपको पता है लॉ का लॉ ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई चीज़, आपकी मर्ज़ी है 1 बाई -2 को यहीं पे रख के भी सॉल्व कर सकते थे, या यहाँ पे मैं ले आया हूँ, डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि कोई लॉग से पहले हो तो पावर होती है, तो इसकी पावर -2 आ जाएगी। लॉग में कोई चीज़ें प्लस हो रही हो तो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लॉग से कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास बच्चों लॉग से जब कैंसिल होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा y की पावर -2 इज इक्वल टू C2। ये भी आंसर आप लिख सकते थे। अगर आप y2 को इधर लेके आएँ तो आपके पास C2 को उधर ले जाएं, तो दिस इम्प्लाइज 1/C2 इज इक्वल टू Z। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर 1/C2 को आप कांस्टेंट है, क्योंकि 1 कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं y² z इज इक्वल टू C2। इसके आपके पास पहला आंसर ये आया था, दूसरा आंसर ये आया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। आप किसी भी टाइप का सॉल्यूशन इसमें लिख सकते हैं। आप कांस्टेंट को इसके साथ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को अलग से भी लिख सकते हैं। 1/C2 को C2 भी अकेला लिखा जा सकता है, जैसे इसमें हमने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो आपकी मर्ज़ी है, डिफरेंट वे है। मैंने इसलिए इसको इस तरह से बनाया कि मैं x वेरिएबल्स को एक तरफ कर लूँ और कांस्टेंट को एक तरफ। इसमें भी ऐसे किया जा सकता था। इसमें भी आप y/x इज इक्वल टू C1 लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अब कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है। तो इसको हम लिखेंगे वेयर C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट। तो ये आपके पास कांस्टेंट है, ये जो हमारे पास इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्योंकि हमने एट अ पॉइंट पे चेक करना था। तो एट अ पॉइंट के अंदर हमारे पास कांस्टेंट निकलते होते हैं बेसिकली। तो हमारे पास पॉइंट क्या था, एट पॉइंट P हमारे पास था 111। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन था 0.11 पे आपने चेक करना है। तो पहले सोल्यूशन के में हम x और y को 1 पुट करते हैं। तो इसका मतलब है कि एट 0.11 पे हमारे पास किस तरह से होगा कि एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। आपके पास इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू C1x। तो यहाँ पे भी 1 पुट कर दें, यहाँ पे भी 1 पुट कर दें, तो आपके पास C1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह ही आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। देन आपके पास इक्वेशन क्या थी, y² z इज इक्वल टू C2। जब आप y की जगह पे 1 और z की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये भी सिमिलरली आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो बेसिकली ये बताएगा कि जब आप इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसमें जो कांस्टेंट है, जब आप ये पॉइंट पुट कर लेंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आखिर पे क्या आप लिखेंगे, हैंस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये जो हमने पॉइंट लिया है 111, पासिंग थ्रू द पॉइंट P, जो कि हमारे पास P हमने क्या लिया था 111 R। तो कांस्टेंट उस इक्वेशन के में पुट कर दें। इस इक्वेशन में C1 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू x आ जाएगी, दूसरी आपके पास आ जाएगी y² z इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आंसर आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन होगी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन के लिए हमारे पास क्या होगा, 3D में 3 इक्वेशंस बनेंगी। तो 2 डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करें सिंपल, जिस तरह हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेशन की जाएगी तो डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो पॉइंट हमें ये बताएंगे कि कांस्टेंट क्या आएंगे वो इसमें पुट कर देंगे। इसके और भी बहुत से मेथड हो सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, इसको आप लाजमी सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपने ये खुद करना है। क्वेश्चन हमारा है कि द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एन अनस्टेडी, द वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर एन अनस्टेडी टू डिमेंशनल, यानी 2D टू डिमेंशनल incompressible flow field given by u is equal to x over t, v is equal to
y. Find the equation of the streamline passing through the point 1 1 and t is equal to 1. तो बच्चों क्योंकि इसमें टी है, टी का मतलब है कि अनस्टडी है. ये देखिए शुरू में लिखा गया, हमें पता है कि अगर टाइम गिवन हो तो अनस्टडी फ्लो होता है, अगर टाइम गिवन ना मतलब टी ना दिया हो तो वो स्टडी होता है. जो जितनी पिछली एग्जांपल थी वो स्टडी थी, ये एग्जांपल हमारे पास अनस्टडी है. तो इसमें आप क्या करेंगे, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें जो टी है उसको बाद में आप 1 पुट कर सकते हैं. पहले पुट नहीं करना, पहले इसको सॉल्व कर लेना. वैसे पहले भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व करने के बाद जब इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे आप, तो उसमें आपने फिर बाद में टी को 1 ले लेना है, एक्स को 1, वाई को 1, तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा. तो इसमें आपको आंसर आ जाएगा. तो टी को आपने तब 1 पुट करना है जब आपने कांस्टेंट निकालना है, उससे पहले टी 1 पुट नहीं करना, क्योंकि जो आपका आंसर है वो टी की फॉर्म में आएगा. तो इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी होगा, क्योंकि अनस्टेडी फ्लो है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब. स्ट्रीम ट्यूब हमारे पास क्या होती है, स्ट्रीम ट्यूब की डेफिनेशन है. स्ट्रीम ट्यूब, इफ़ वी ड्रा द स्ट्रीम लाइन, अगर हम स्ट्रीम लाइन ड्रा करें, इफ़ वी ड्रा द स्ट्रीम लाइन, इफ़ वी कर लें, इफ़ वी ड्रा द स्ट्रीम लाइन through each point of a closed curve. इसमें जो आपकी कर्व है वो क्या होगी, क्लोज्ड होगी, ओपन कर्व नहीं होगी. जिसको मैं सी का नाम दे देता हूँ. जो मेरे पास कर्व है वो सी है, जो कि क्लोज है. क्लोज का मतलब है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो आपस में ज्वाइन होंगे. लाइन इन द फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड फ्लो फील्ड के अंदर हमारे पास जो कर्व है वो क्लोज हो, तो वी ऑब्टेन अ टेबुलर सरफेस. तो अगर टेबुलर सरफेस आती है तो उस सरफेस को कहते हैं हम द स्ट्रीम ट्यूब. तो स्ट्रीम ट्यूब हमारे पास क्या होगी, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँ, तो ये मेरे पास कोई भी क्लोज कर्व सी है, ये मेरे पास कोई क्लोज कर्व सी है, तो इसमें अगर थ्रू दी टेबुलर सरफेस बन रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास सरफेसेस बन रही हैं, तो दिस इज़ अ स्ट्रीम ट्यूब. यानी इसमें सरफेस क्या होगी, दिस सरफेस, the surface of the stream tube is also called a stream surface. इसकी surface होंगी, the surface of the stream tube is called stream surface. तो स्ट्रीम ट्यूब की जो सरफेस है उसको हम स्ट्रीम सरफेस का नाम देते हैं. और द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब आर स्मॉल इन कंपैरिजन विद इट्स लेंथ, सो द वेलोसिटी कैन बी रिज्यूम कांस्टेंट अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया. तो इसके अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ना क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, वो हमारे पास वेरी स्मॉल होती है. तो ये हमारे पास जो स्ट्रीम ट्यूब्स हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर होती हैं. हमारे पास अगर मैं बात करूँ द क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्रॉस सेक्शनल area of the stream tube are small. क्रॉस सेक्शन एरिया में स्ट्रीम ट्यूब जो है वो स्मॉल होगी इन कंपैरिजन विद इट्स लेंथ के लिहाज से. So the velocity can be assumed constant.
तो फिर जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे थी। सो द वेलोसिटी कैन बी अज्यूम कांस्टेंट। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम कांस्टेंट लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एनी क्रॉस कांस्टेंट एनी across assume constant across any cross sectional area of the यानी ट्यूब के अंदर जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अगर स्टीम ट्यूब स्मॉल होगी तो जो इसकी वेलोसिटी है वो फिर हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट है। हमारे पास डेफिनेशन थी स्टीम ट्यूब, यानी स्टीम ट्यूब वो होती है कि जिसमें स्टीम लाइन हर पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज कर्व के अंदर लाई करे फ्लूइड के और वो टेबुलर सरफेस बनाए तो उसको हम स्टीम ट्यूब कहते हैं। और हर सरफेस जो स्टीम ट्यूब के अंदर बनती है उसको स्ट्रीम सरफेस कहते हैं। तो ये इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिस तरह हमारे पास स्ट्रीम लाइन होती है इस तरह पाथ लाइन्स हैं। जिस तरह हमारे पास स्ट्रीम लाइन थी इसी तरह ही हमारे पास पाथ लाइंस हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है? अगर हम अपनी जो अटेंशन है वो फिक्स कर लें किसी पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल के अंदर, इफ वी फिक्स आवर अटेंशन ऑन अ particular fluid particle the curve which this particle describe during its motion is called path line। पाथ लाइन क्या होगी? कोई भी पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल हो जो कर्व बनती है, जो इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करे मोशन के दौरान। यानी जब हमारा फ्लूइड के पार्टिकल की मोशन होगी तो उसके दौरान में अगर वो उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर दे पार्टिकल की तो उस कर्व को हम क्या कहते हैं? पाथ लाइन कहते हैं। यानी इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इन अदर वर्ड a path line is the trajectory या ट्रजेक्टरी भी हो सकती है या लोकस, ट्रजेक्टरी भी हो सकती है या हमारे पास लोकस ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड। तो सिंगल पार्टिकल और फ्लूइड की हमारे पास क्या होगी? पाथ लाइन, ट्रजेक्टरी या लोकस होगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के मुताबिक, फ्रॉम द डेफिनेशन it is clear that the path line is a Lagrangian concept क्यों है? बिकॉज दिस मेथड, ये जो पाथ लाइन का मेथड है, this method of specification gives information about the path of different
of different fluid particle as a function of time, as a function of, यानी इस डेफिनेशन को देख के हमें ये बात क्लियर होती है कि जो पाथ लाइन है, अगर लैग्रांजियन का कंसेप्ट आपको याद हो, वहाँ पे एक्स वाई जी टी की फॉर्म हमारे पास होती थी, तो यहाँ पे भी आपके पास जिस तरह वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स वाई जी और टी के साथ हमारे पास होंगे, एक्स जिस तरह यू वी डब्ल्यू के अंदर आपने देखा था, लैग्रांजियन के अंदर हमने एक्स वाई जी लिया हुआ था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह ही पाथ होंगे जो डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल के अंदर होंगे। अब इसके केस दो बन सकते हैं कि स्टडी के अंदर किस तरह का बिहेवियर होगा पाथ लाइन का, और अनस्टडी के अंदर किस तरह का बिहेवियर होगा। पाथ लाइन को मैं मोशन स्टडी और अनस्टडी के लिहाज से डिस्क्राइब करता हूँ। व्हेन द मोशन इज स्टडी so that the flow pattern does not vary with time। अगर स्टडी होगा तो फ्लो पैटर्न डज नॉट वेरी with time। The path line coincide with the streamline। तो ये क्या बन जाएंगी, फिर कंसाइड कर जाएंगी स्ट्रीमलाइन के अंदर। अगर when the motion is unsteady, अगर हमारे पास मोशन क्या हो, अनस्टेडी हो, तो सो द फ्लो पैटर्न वेरीज with time and the path line in general do not coincide with the streamline। तो ये हमारे पास स्टडी और अनस्टडी का केस था। अगर हम दोनों के अंदर डिफरेंस करना चाहें, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर हम स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन में डिफरेंस करें तो क्या डिफरेंस होगा, यानी नेक्स्ट मैं इसी के अंदर लिख रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन। क्या डिफरेंस है स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन में, यानी डिफरेंस देख रहे हैं स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन के अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या होगा। तो स्ट्रीम लाइन, द स्ट्रीम लाइन्स शो हाउ ईच पार्टिकल is moving at a given instant, or while the path line show how a given particle is moving at each instant। यानी उसमें हमारे पास क्या है, मूविंग एट अ गिवन, और इसमें मूव करेगा एट ईच में, हर एक के लिहाज से। तो
तो ये दोनों में हमारे पास डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइंस। अब इसमें हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ लाइन होती है। जिस तरह हमने देखा होगा कि हमने स्ट्रीम लाइन की डिफरेंशियल फॉर्म बनाई थी, उसी तरह ही हमारे पास पाथ लाइन की भी डिफरेंशियल फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पाथ लाइन, जिस तरह हमने स्ट्रीम लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की थी, इसी तरह ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पाथ लाइंस के अंदर। इसमें हमारे पास क्या होगा, अ पाथ लाइन describe the position of a particular fluid particle, describe the position of a particular fluid particle at each instant therefore the motion of this particle is given by the equation तो मोशन फिर किस तरह की होगी, हमारे पास होगा dr/dt इज इक्वल टू v वेलोसिटी फील्ड, यानी जो पोजीशन वेक्टर है उसको डेरिवेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो इक्वल होगा वेलोसिटी फील्ड के। तो ये हमारे पास उस पार्टिकल की जो पार्टिकुलर है हमारे पास पार्टिकल फ्लूइड का, उसकी जो हमारे पास मोशन होगी वो इस तरह से गिवन होगी इस इक्वेशन पे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इसके साथ फिर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन कैसे ड्रा होती है। अल्लाह हाफिज़।